तो इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया था, इसलिए मैं इसको इनिशियली थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो प्लेनेटरी वॉर है। तो प्लेनेटरी वॉर के अंदर जो जनरल कंसेप्ट सभी लोग पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली वही पढ़ते हैं। आप जो पढ़ते हो वो बता देता हूँ कि कोई भी दो प्लेनेट सेम ही राशि में, ठीक है, एक ही राशि में होने चाहिए और उन दोनों के बीच में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस हो तो उसे प्लेनेटरी वॉर कहा जाता है। बुक्स में होता वो नहीं है एग्जैक्टली, होता क्या है वो अभी मैं बताऊंगा आगे। कि 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री के अंदर सपोज आपका जुपिटर है 19 डिग्री पे है, तो जो भी प्लेनेट उससे 18 से 20 डिग्री के बीच में होगा उससे जुपिटर प्लेनेटरी वॉर के अंदर होगा। प्लेनेटरी वॉर के बारे में कहा जाता है कि जो भी प्लेनेट सूर्य और सूर्य के 1 डिग्री के अंदर आएगा वो तो कंबस्ट हो जाएगा, वॉर का सवाल ही नहीं उठता। चंद्रमा के जो 1 डिग्री के अंदर आएगा उसको प्लेनेटरी वॉर नहीं मानते। सूर्य और चंद्रमा से किसी भी प्लेनेट की वॉर नहीं होती, सूर्य में वो जल जाता है, और चंद्रमा के केस में प्लेनेटरी वॉर नहीं मानते, और राहु केतु के केस में भी प्लेनेटरी वॉर नहीं मानते। जो आपके तारा ग्रह हैं, तारा ग्रह केवल 5 है। तारा ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य चंद्रमा ल्यूमिनरीज हैं, वो तारा ग्रह नहीं है। राहु केतु कोई भी नहीं है, वो शेडो ही प्लेनेट है। और जो तीसरे तरीके के बाकी के 5 जो ग्रह होते हैं उन्हें हम तारा ग्रह बोलते हैं। तारा ग्रहों के बीच में केवल ग्रह युद्ध या प्लेनेटरी वॉर पॉसिबल होती है, बाकी किसी में भी नहीं होती। अब कई कई बुक्स में लिखा होता है कि मार्स कमांडर इन चीफ है, उसका नहीं होता, वो अपना आप में 100% गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी प्लेनेट पांचों इक्वलेंट है, कोई कमांडर इन चीफ नहीं होता। समझाने का एक तरीका बता रखा है, सारे प्लेनेट का अपना अपना एक रोल होता है। तो प्लेनेटरी वॉर का मतलब वैसी लड़ाई नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको प्लेनेटरी वॉर का क्या मतलब होता है। यह नहीं कि दो वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं तो उसमें जो कमांडर इन चीफ है वो जीतेगा। सिग्निफिकेशंस की लड़ाई होती है कि उसके सिग्निफिकेशंस को वो छीनेगा, दूसरे के सिग्निफिकेशंस को वो छीनेगा। दो प्लेनेटों में जब प्लेनेटरी वॉर होती है तो किस चीज के लिए होती है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस पार्ट में मैं सेकंड में आऊंगा, मगर पहले मैं आपको एक्चुअल प्लेनेटरी वॉर समझा देता हूं। ठीक है, तो 5 ग्रहों के बीच में जिन्हें हम तारा ग्रह बोलते हैं, उन ग्रहों के बीच में प्लेनेटरी वॉर हो सकती है। जो उसका आपका एग्जाम्पल हम अलग अलग बुक्स में पढ़ के आते हैं वो मैंने अभी बता दिया, मगर वो प्लेनेटरी वॉर नहीं है। अब मैं आपको समझा रहा हूं क्या है, देखिए। ये डायग्राम मैंने इस पे बनाया है, हालांकि ये कोई बहुत खूबसूरत सा तो नहीं है, बहुत बदसूरत सा है, मगर जैसा भी बन गया वो मैंने बना लिया पेंसिल से। तो हम इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा ग्लोब है और ये एक बीच में से लाइन गई हुई है, इसको एक्सिस बोल सकते हो अर्थ का। इसके लेफ्ट साइड में ईस्ट डायरेक्शन है, इसके राइट साइड में वेस्ट डायरेक्शन है। इधर कोई भी प्लेनेट होते हैं उनके एक्चुअली हम लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यहाँ पे कोई भी प्लेनेट है उसका लॉन्गिट्यूड होगा, और इसी पॉइंट से ये एक्चुअली इक्वेटर है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, माफ कीजिएगा। इसके ऊपर की तरफ का जो पोर्शन है ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का पोर्शन है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस तरीके से अर्थ आपकी डिवाइडेड है। इसको मैं एक और जगह बता देता हूँ, मेरे पास एक पिक्चर है उससे भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल में मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक डायग्राम है जो अभी आपको दिख रहा होगा। ये हमारा जो भी है जोडियक है पूरा का पूरा, मान लीजिए 360 डिग्री, ये इक्वेटर है। और इसके इधर आपका जो डायरेक्शन है वहां पर वो उल्टा लिख दिया मैंने, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसके ऊपर का जो पोर्शन है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे का पोर्शन है सदर्न हेमिस्फीयर होते हैं। कोई भी प्लेनेट जहां पर भी होता है उसकी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पता चलता है इस डायरेक्शन में जाने पर, लैटिट्यूड जो प्लेनेट्स का है वो 9 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। जो इक्वेटर है, ये जो भी आपका सेलेस्टियल स्फीयर है, एक्चुअली ये इसको अर्थ मत मानिए, सेलेसियल स्फीयर है, पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर जो आपका सेलेसियल इक्वेटर है, ये लाइन, उसके 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे तक जितने भी आपके प्लेनेट आते हैं वही केवल एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं। हालांकि ये यहाँ से 90 डिग्री तक ऊपर बढ़ा हुआ है, 90 डिग्री तक नीचे बढ़ा हुआ है। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये आपके पूरे ब्रह्मांड का नॉर्थ पोल है, ये ब्रह्मांड का साउथ पोल है। अर्थ का मत मानिए, ब्रह्मांड का। और इसमें यहाँ पर जो इक्वेटर है, इससे मैं 9 डिग्री की लाइन ऊपर बनाऊं और 9 डिग्री की लाइन नीचे बनाऊं
तो वो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो भी प्लेनेट अवेलेबल होंगे उन्हें ही केवल हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। आपके जो प्लूटो को हम यूज नहीं करते, नेपच्यून को नहीं यूज करते, यूरेनस को यूज नहीं करते, वो 9 डिग्री से बाहर निकल जाते हैं। तो विद इन 9 डिग्री, यहां से मैं एक 9 डिग्री की आर्क बनाऊं और नीचे भी बनाऊं, उसके अंदर अंदर जो भी प्लेनेट हैं उन्हें हम यहां पर मानकर चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब इनका दो चीजें होती हैं, देखिए प्राइम मेरिडियन है, इस पे कोई भी प्लेनेट होगा उसका आपका लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री होगा, और इधर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाएगा पॉजिटिव, इधर बढ़ते जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ये दो डायरेक्शन बनी है। ऐसे ही ऊपर जितने भी प्लेनेट होंगे उसका लैटिट्यूड बढ़ता जाता है, इधर डायरेक्शन जाने पर लॉन्गिट्यूड बढ़ता है, ऊपर जाने पर लैटिट्यूड बढ़ता है। तो हर एक प्लेनेट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है। तो जो कुंडली में हम लिखते हैं जिसे आप भोगांश बोलते हो वो लॉन्गिट्यूड होता है। जिसे हम प्लेनेट की डिग्री बोलते हैं कि सूर्य सपोज जेमिनी साइन के अंदर 10 डिग्री पे है तो हम वो 70 डिग्री उसका एक्चुअली लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड की हम कहीं पर भी बात नहीं करते। किसी भी प्लेनेट का लैटिट्यूड 9 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। जो प्लेनेट यदि इस लाइन के नीचे है, साधारण डायरेक्शन में दक्षिण दिशा के अंदर जो प्लेनेट है उनका लैटिट्यूड नेगेटिव होगा, और जो ऊपर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ जो प्लेनेट है उनका लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा। तो प्लेनेट का लैटिट्यूड या तो नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव लैटिट्यूड का मतलब है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है, और पॉजिटिव लैटिट्यूड का मतलब है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। अब प्लेनेटरी वॉर कब होती है, अब ध्यान से समझिए। मैं आपको देखना बताऊंगा कैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं। जब प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में भी 1 डिग्री का डिफरेंस हो और लैटिट्यूड में भी 1 डिग्री का डिफरेंस हो तभी प्लेनेटरी वॉर होगी। इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज ज्यादा हो जाए तभी भी प्लेनेटरी वॉर नहीं होगी। सपोज लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री से कम है दोनों का, मगर लैटिट्यूड में 1 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है, तो उस केस में कोई भी प्लेनेटरी वॉर नहीं होगी। उन प्लेनेट्स को दोनों को हर तरीके से पास पास होना चाहिए। देखिए लैटिट्यूड में चेंज को आप जरा ध्यान से समझो कि मैंने जो एरो दिखा रखा है, एक प्लेनेट यहां पर है लैटिट्यूड वाइज और दूसरा प्लेनेट आपका लैटिट्यूड वाइज वो इधर काफी आगे हो गया इससे, ऐसे, जबकि डिग्री दोनों की सेम हो सकती है। एक ही डिग्री पे एक प्लेनेट यहां पर है और उसी डिग्री पर एक प्लेनेट यहां पर चला गया, सपोज उसका लैटिट्यूड 3 डिग्री है और उसका 9 डिग्री हो सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूड दोनों का सेम हो सकता है 20 डिग्री के आसपास। इसी लाइन पे यदि दो प्लेनेट कोई भी बैठे हुए हैं उन सबका लॉन्गिट्यूड बराबर होगा, मगर लैटिट्यूड ऊपर जाने पर बढ़ता है तो लैटिट्यूड अलग अलग होगा, तो प्लेनेटरी वॉर एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्लेनेटरी वॉर तभी एग्जिस्ट करेगी जब दो प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में भी 1 डिग्री से कम का अंतर हो और लैटिट्यूड के अंदर भी 1 डिग्री से कम का अंतर हो। ये तो मैंने आपको थ्योरी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, मगर अब हम देखेंगे कैसे थ्योरी से आपको कोई खास टेंशन नहीं है। जिसको समझ में आ गया होगा अच्छा है, नहीं आया हो तो भी और भी अच्छा है, फिर दिमाग पे जोर कम डालना पड़ेगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए ये हमारा ये वेस्ट गलत बना दिया है मैंने, ईस्ट वेस्ट इस तरीके से ले सकते हो, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारी। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज मानिएगा, कोई चीज समझ में नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं होती कभी भी। ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। यहां से यहां चलते हैं तो आपका लॉन्गिट्यूड आता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो लैटिट्यूड आता है। तो लैटिट्यूड 9 डिग्री पॉजिटिव हो सकता है और नीचे यदि साउथ डायरेक्शन की तरफ है इधर यदि लिखोगे तो वो 9 डिग्री नेगेटिव होगा। यदि मैं इधर लिखूंगा तो वो नेगेटिव होगा जो भी सदर्न डायरेक्शन के अंदर है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, अब इन्हें देखेंगे कहां पर। आपने कभी देखा ही नहीं होगा लैटिट्यूड ज्यादातर ने, और शायद किसी ने भी नहीं देखा हो, सोचा ही नहीं होगा लैटिट्यूड कभी यूज भी होता है। भोगांश हम बोलते हैं जिसे लॉन्गिट्यूड, सब जगह जहां लिखा होता है वो आपका उसके अंदर लिखा होता है केवल लॉन्गिट्यूड। जो भी हम बोलते हैं कि ये प्लेनेट इतने डिग्री पर है इस राशि में, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। आपको लैटिट्यूड की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है केवल प्लेनेटरी वॉर के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसके लिए मैंने मुझे उसके पाराशर लाइट में पता नहीं चला था, तो ये आपका कौन सा जगन्नाथ हो रहा, मैंने ऐप ये खुला है आपके सामने, जगन्नाथ हो रहा है। जगन्नाथ हो रहा को खोलोगे तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूड भी आएगा लैटिट्यूड भी आएगा। देखिए ये लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, ये लैटिट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ओवरऑल लिखा हुआ है सभी प्लैनेट्स का, ये लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है सभी प्लैनेट का, ये प्लैनेट्स का लैटिट्यूड लिखा हुआ है। तो जगन्नाथ होरा के अंदर आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ प्लैनेटरी वॉर है यानी, यहाँ पर मैं एक कुंडली बना लेता हूँ। क्या हुआ,
एडिट कर देते हैं बर्थ डाटा, तो ये हो गया। ये मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने, तो हो सकता है मेरे को थोड़ा सा उसमें है, क्योंकि लैटिट्यूड मुझे और किसी ऐप के अंदर मिला नहीं, तो ये टॉपिक समझाना था, इसलिए मैं इसको जगन्नाथ थोड़ा को फर्स्ट टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं पारासर लाइट ही यूज़ करता हूँ हमेशा। इंडिया हो गया ये। हाँ, ओके। अब देखिए कुंडली को आप ध्यान से देखिएगा, इस कुंडली के अंदर आप देखोगे प्लैनेट्स की स्थिति देखिए, इस पर्सन की लगने के अंदर सन, वीनस, सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं। अब आपको देखना है इनमें प्लैनेटरी वॉर है या नहीं। तो यहाँ पर सन का लॉन्गिट्यूड देखिए 345 डिग्री एंड 580 345.580 है, और यहाँ पर देखेंगे वीनस 344.689, और इसके बाद यदि मैं यहाँ पे सैटर्न देखूंगा तो उसमें 346.343 है, मतलब सैटर्न और सन 1 डिग्री के अंदर अंदर है। इसके बाद वीनस और सन भी 1 डिग्री के अंदर अंदर है। तो सन के साथ तो बेसिकली होती नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कंबस्ट कर रहा है इन दोनों को। पर यदि ये इसको हम प्लेनेटरी वॉर, जस्ट टू एक्सप्लेन बता रहा हूँ, ये लैटिट्यूड कैसे देखते हैं। देखिए सन का लैटिट्यूड है 0। अब यहाँ पर मैं देखूंगा इसका वैसे प्लेनेटरी वॉर नजर आ रही है वीनस के साथ, मगर वीनस का यहाँ पर लैटिट्यूड है -1.338। यहाँ माइनस का मतलब है साउथ डायरेक्शन में है, तो दोनों के लैटिट्यूड में डिफरेंस 1 डिग्री से ज्यादा का हो गया। हालांकि लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से कम है, सूर्य के लॉन्गिट्यूड में और वीनस के लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस है, मगर इनके लैटिट्यूड में 1 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपकी किसी भी तरह की प्लेनेटरी वॉर नहीं है। अब देखता हूं मैं फिर सन का सैटर्न से, ये सैटर्न रहा और सन से रहा। आप नॉर्मल वे में देखोगे तो 345.580 है, ये 346.343 है। आप 1 मिनट के अंदर कह दोगे जी प्लेनेटरी वॉर है, 1 डिग्री के अंदर अंदर है, मगर जो सन का लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री है और सैटर्न का लैटिट्यूड -2187 है। जिन पे भी माइनस लगा हुआ है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, जिन पे भी प्लस लगा हुआ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। माइनस का केवल इतना सा मतलब होता है। तो यहाँ पर जिनमें प्लेनेटरी वॉर आपको नजर आ रही थी उनमें प्लेनेटरी वॉर नहीं है, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूड तो 1 डिग्री के अंदर अंदर है, मगर लैटिट्यूड के अंदर 1 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है। तो प्लेनेटरी वॉर को आप यदि थियोरिटिकली देखना चाहते हो, प्लेनेटरी वॉर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो आपको प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड के साथ साथ लैटिट्यूड भी लेना पड़ेगा। दोनों में यदि डिफरेंस 1 डिग्री से कम है देन ओनली प्लेनेटरी वॉर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज प्लेनेटरी वॉर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें यदि किसी को समझ में नहीं आया तो ये बताइए। अभी मैंने थियोरिटिकल पार्ट बताया, इसका एप्लीकेशन में बाद में बताऊंगा। यहां पर यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो यू कैन रेज योर हैंड। सूद साहब। Sir, since we are observing it from Earth, the latitude and longitude, if both are same, there, let's say 0 degree difference is there. That means they are the planets are colliding with each other. Whether it is actually not true. So how do we explain that? 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नहीं. Let's say the latitude and longitude of two planets is identical. नहीं, वो तो फिर उनका ऑर्बिट अलग होता है ना, कोलाइड कैसे करेंगे? हाँ, so orbits. Correct. So once the orbit, I mean that was my point. Once the orbit is different, then how do we say it is a planetary war? Because the gap is still exists between both the planets. फिर भी उसमें
में यदि उनका डिग्रीज कम होता है तो जो रिलेटिवली सेपरेशन है वो काफी कम होता है। यदि डिग्रीज Okay. दोनों तरीके So, से सेम है तो आप निकालोगे तो उसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर इसमें फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं कि अराउंड दिस मच डिस्टेंस तक हम प्लेनेटरी वॉर मानते हैं, उतना डिस्टेंस होगा। एंड प्लेनेटरी वॉर इज नथिंग, इट इज टाइप ऑफ ए ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड्स। जो मैग्नेटिक correct. फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको और सन से उनकी जो पोजीशन के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि किस पर कैसा असर पड़ेगा। तो वो इसका फर्दर आपको तो समझ में आ जाएगा खैर, पर इसका वो फर्दर डिटेल है तो हम इसको यहीं तक रखते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है सर। जी परवीन जी। सर नमस्कार सर, अगर हम लैटिट्यूड को पिक्चर में लाते हैं फिर तो हमारा कंबंशन और कंजक्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा सर? कंबशन वगैरह में लैटिट्यूड का रोल नहीं होता क्योंकि सूर्य चारों तरफ रोशनी भेजता है। और कंजक्शन में सर? हाँ कंजंक्शन में भी कोई रोल नहीं होता। क्यों सर, जब इसे प्लेनेटरी बार में ले रहे हैं तो उसमें भी लेना चाहिए फिर तो सर, फंडा लगा रहे हैं तो? एक्चुअली आपका जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बोर में। डिस्टेंस एक्चुअली क्या होगा, जब भी वो एंगल पे होती हैं दो चीजें तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। वो मैथमेटिकल एक फंडा है, तो मैंने गॉट इट सर। थ्योरी की फॉर्म में बता दिया है, तो उसको हम थोड़ा यहाँ पर Right. इतना एलोबरेट नहीं करेंगे वरना वो एक अलग टॉपिक में चले जाएंगे। गॉट इट। मैं करा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। ज्योति जी। कृष्ण मैम। नमस्कार जी। सी अभी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो समझ में आ गया, बट थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर में ही नहीं होता है ना। नहीं, अब आपको प्लेनेटरी वॉर देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में है या नहीं, वैसे एफईमेरिस में दिया इसमें होता है, वो यूटिलाइज करनी पड़ेगी। हाँ जी, एफईमेरिस में दिया होता है। नहीं एस्ट्रोसेज वगैरह में नहीं देते हैं ना। नहीं, एस्ट्रोसेज मोबाइल ऐप में काफी चीजें नहीं होती, तो आप अभी टॉपिक पर रहिए कि जहाँ पे भी होगा वहां से देखना पड़ेगा यदि प्लेनेटरी वॉर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो। अब वो कहीं नहीं है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप सर्च करो, शायद ज्योतिष ऐप में हो या कहीं न कहीं मिलेगा, मैंने भी सर्च करके ही बताया है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जैसे जगन्नाथ होरा में मिला, मैं पाराशल लाइट यूज करता हूँ, उसमें नहीं मिला मुझे, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो 4-5 जगह आज की क्लास के लिए मैंने इसको सर्च किया है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करना था। अब मैं इसकी फर्दर वो बताऊंगा। अच्छा, वो लैपटॉप वगैरह नहीं होता, वो तो एस्ट्रोसेज ही यूज करेंगे ना, और पोर्टेबल भी है वो। ठीक है, इसमें भी तो नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इसको समअप कर देता हूं, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना। वो फिर प्लेनेटरी वॉर निकालना और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना, वो अपना में अलग मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, और आज के समय पर उसकी बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको रेडीली मिल जाएगा। अब इसमें विन कौन करता है, देखिए ध्यान से। विन वो करेगा जिसका की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पर विन नहीं करते प्लेनेट। लैटिट्यूड जिसका ज्यादा नॉर्दर्न डायरेक्शन में होगा, लैटिट्यूड किधर होगा, ज्यादा नॉर्दर्न डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव होगा। अभी मैं उसी स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूं, देखिए कौन विन करेगा। तो विन का भी जो कंसेप्ट है वो सब जगह गलत लिखा हुआ है, वो बिल्कुल भी सही कंसेप्ट नहीं है जिसे हम यूटिलाइज करते हैं। देखिए, ये मैं वही जगन्नाथ होरा को आपको शेयर किया है, वही वाला जो मैंने कुंडली ली थी। अब आप देखना चाहते हो कि बाय द वे इसमें प्लेनेटरी वॉर में लैटिट्यूड के हिसाब से 2 प्लेनेट हैं केवल, ये दोनों हैं, वीनस और सैटर्न। यहाँ पर लैटिट्यूड के हिसाब से है, मगर वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नहीं है। इन दोनों का लैटिट्यूड विद इन 1 डिग्री है, ठीक है, मगर लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है। तो वीनस और सैटर्न में लॉन्गिट्यूड के हिसाब से प्लेनेटरी वॉर नहीं है, और लैटिट्यूड के हिसाब से वॉर बन रही है। तो ओवरऑल इसमें हम कहेंगे दोनों प्लेनेटरी वॉर में नहीं है। ये भी होना चाहिए 1 डिग्री से कम, ये भी होना चाहिए 1 डिग्री से कम, तभी प्लेनेटरी वॉर होगी। अब मैं अज्यूम करता हूं बाय द वे ये दोनों में प्लेनेटरी वॉर है, अज्यूम कर रहा हूं। तो अब देखिए नॉर्दर्न डायरेक्शन में कौन होगा। नेगेटिव है तो जो लेस है, कम लिखा हुआ है, वो विन करेगा, और पॉजिटिव है तो जो ज्यादा है वो विन करेगा। ध्यान रखना, मतलब ये नेगेटिव ज्यादा नंबर होने का मतलब है वो सदर्न डायरेक्शन में है। जो जितना सदर्न डायरेक्शन में होगा वो लूज करेगा, जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है वो विन करेगा। इसके ऊपर ये विन करेगा, 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 इसके ऊपर ये विन करेगा। यहाँ पर जो है लैटिट्यूड आपके जितने भी दिए हुए हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है, जिसका यदि पॉजिटिव है तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव है वो विन करेगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो भी प्लेनेट होगा दोनों में से वो विन करेगा। लैटिट्यूड के बेस पे विन होता है, ना कि लॉन्गिट्यूड के बेस पर। दूसरा, यदि नेगेटिव दे रखे हैं तो जिसका कम है नंबर,
लेस नेगेटिव है, जैसे -1.338 है, वो विन करेगा -2.187 पर। तो अब आपको प्लेनेटरी वॉर कौन विन करता है, इसको मैं समअप करता हूं। 4 पॉइंट हैं केवल आपके। पहली बात, प्लेनेटरी वॉर के अंदर केवल तारा ग्रह होते हैं, बाकी नहीं होते। वो 5 ग्रह हैं, उनमें मार्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। आप जितने क्लासिक्स पढ़ोगे अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। इसका ना ही तो कोई कमांडर से मतलब है, ना किसी ताकत से मतलब है, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आज की क्लास के अंदर। आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इसके अंदर, जो शायद आपने कभी हो सकता है सुना हो, क्योंकि और भी लोग बताते हैं, पर आपको मैं सारी चीज को यहाँ पर एक्यूमुलेट करूंगा। दूसरी चीज, प्लेनेटरी वॉर को केवल लॉन्गिट्यूड के बेस पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपको प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों देखने पड़ेंगे। जब दोनों में ही 1 डिग्री से कम का डिफरेंस है, देन ओनली इट इज ए प्लेनेटरी वॉर, अदरवाइज देयर इज नो वॉर। अब वॉर पता चल गई, अब आप लॉन्गिट्यूड के बेस पर नहीं डिसाइड करेंगे 1 डिग्री है नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा लैटिट्यूड के बेस पर। जो भी नॉर्दर्न डायरेक्शन में होगा, यही लिखा हुआ है क्लासिक्स में, वो विन करता है। नॉर्दर्न डायरेक्शन का मतलब जो लैटिट्यूड में से देखना पड़ेगा आपको। नॉर्दर्न डायरेक्शन का मतलब यदि उनका लैटिट्यूड पॉजिटिव है, मतलब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो जिसका ज़्यादा है वो विन करेगा। और यदि वो नेगेटिव है तो उसको हम बोलेंगे वो सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जिसका लेस नेगेटिव होगा वो विन करेगा। ये नियम है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में जो ज़्यादा है वो जीतेगा। नेगेटिव में जो कम होती है नंबर, वो एक्चुअली वैसे ग्रेटर मानी जाती है। -1 -2 से बड़ा माना जाता है, तो जिसका बड़ा है वो विन करेगा। तो प्लेनेटरी वॉर इस तरीके से डिसाइड होती है, ना कि हम जो डिसाइड करते हैं। इसलिए ये मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड प्लेनेटरी वॉर। तो ये प्लेनेटरी वॉर है, तो यदि आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो तो करो, नहीं प्लेनेटरी वॉर की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको अभी क्लैरिफाई किया है। नंबर 2 पॉइंट ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जो भी लोग क्लास के अंदर हैं वो ऑन चॉइस क्लास छोड़ के ना जाए, ठीक है। ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी की भी वो है, क्या बोलते हैं उससे, बेइज्जती वर्ड तो नहीं बोलूंगा, अपमान है, और हमारा आपका भी अपमान, तोहिन सर, ठीक है, हमारा आपका भी अपमान है। अब यदि क्लास में हो तो आप पूरी क्लास अटेंड करके जाइए। ये कीर्तन है, संकीर्तन है भगवान का, और भगवान के संकीर्तन को बीच में छोड़ के नहीं जाते। हम एक अध्ययन कर रहे हैं। आपका गुरु कमजोर होगा आप जाओगे तो, जुपिटर कमजोर होगा और यू विल सफर। ये आप ध्यान रखना, जुपिटर बहुत स्ट्रांगली आपका वो हो जाता है। विद परमिशन आप जाइए, आप मैसेज कर दीजिए, चाहे मैं उसको देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, और आप फिर चले जाइए यदि जरूरी काम है। अब आ जाता हूँ मैं उसके दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। ये देखिए, आपको मैंने नई चीज सिखाई है, आप क्या लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप इसको ध्यान रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। अब हम प्लेनेटरी वॉर का मतलब क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्लेनेटरी वॉर 4 तरह की होती है। एक वो वॉर जो हो चुकी है पास में, एक वो वॉर जो अभी चल रही है, एक वो वॉर जो फ्यूचर में होगी, और एक वो वॉर जो है ही नहीं। अब है कौन सी नहीं, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि उनका लैंगिट्यूड तो 1 डिग्री से कम है, मगर लैटिट्यूड क्या है आपका, 1 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है, तो आप तो उसे प्लेनेटरी वॉर मानकर चल रहे हो, मगर वो प्लेनेटरी वॉर नहीं है। दूसरा पॉइंट, मैंने कहा कि एक प्लेनेटरी वॉर जो पास्ट में हो चुकी है मतलब प्लेनेटरी वॉर, और अभी आज की डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करती। समझिए ध्यान से, एक कौन सी प्लेनेटरी वॉर है जो है ही नहीं, कि लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस है, मगर लैटिट्यूड 1 डिग्री से ज्यादा है, उसको हम कहते हैं कि ये प्लेनेटरी वॉर है ही नहीं। बाकी केसेस में आप ये मान के चलिए कि वो प्लेनेटरी वॉर पास में रह चुकी है, या आपका फ्यूचर में जाके होगी, हो जाएगी, और सभी केसेस में, उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं। मगर उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब 2 लोगों में लड़ाई होती है, वॉर हुई, तो हम क्या करते हैं, हमें अक्सर ज्यादातर लोगों ने यही पढ़ा है, और मैं भी काफी समय तक यही सोचता था कि जो प्लेनेटरी वॉर के अंदर हार गया वो तो खत्म हो गया, वो किसी तरीके के रिजल्ट नहीं देगा। सबसे ज्यादा खराब माना जाता था जो प्लेनेट को प्लेनेटरी वॉर में कराया जाता है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो बेइज्जती होगी उसकी, लड़ाई में हार गया तो पब्लिक के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, जो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा वो क्या आपको रिजल्ट देने वाला है। ये आपको पढ़ाया जाता है सब जगह पर जहां भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, मगर ये अपने आप में 100% गलत चीज है जो पढ़ाई जाती है। वॉर जब 2 लोगों में होती है तो ऐसे ही थोड़ी लड़ मरते हैं वो लोग। उन 2 लोगों में एक बंदे को एक चीज छीननी होती है दूसरे से। लड़ाई कभी बगैर छीने तो होती नहीं,
अब लड़ोगे क्यों? दो प्लेनेट लड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, इसके एक के पास एक चीज होनी चाहिए और दूसरे को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। तो जब दो प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर के अंदर होते हैं तो उनमें एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से कुछ छीनना चाहता है, ठीक है, और दूसरा भी पहले से कुछ छीनना चाहता है। वॉर है, लड़ाई है, सरेंडर नहीं है। हम ये कह जरूर रहे हैं कि दोनों में लड़ने में हारेगा कौन? हारेगा कौन? जो आपका जीतेगा जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में, हारेगा कौन? जो सदर्न डायरेक्शन में। जिसका लैटिट्यूड कम है वो हारेगा, मगर लड़ेगा तो सही नहीं। आप ये थोड़ी कह सकते हो वो सरेंडर करके चला गया। अब दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो दोनों के पर्पस होंगे। ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है तो अमेरिका ऐसा थोड़ी है ईरान को कब्जा करना चाहता है, ईरान को खत्म कर देना चाहता है कि ईरान हमारे पास आ जाए। ऐसे तो लड़ाई नहीं हो रही ना। इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी तो इंडिया ने इसलिए थोड़ी अटैक किया था कि हम पाकिस्तान को कब्जा लेंगे, पाकिस्तान की बीमारियों को हम अपने पास ले आएंगे, पीएको को अपने पास लेकर एक और बीमारी पाल लेंगे, पहले ही कश्मीर पाली हुई है, एक और बीमारी पाल लेंगे। इसीलिए नहीं लड़ाई कर रहे थे हम लड़ाई कर रहे थे पर्पस से। दो लोगों में लड़ाई हुई, हमारा पर्पस क्या था, हम उससे क्या छीनना चाहते थे? हम ये दिखाना चाहते थे उसको कि भाई हम ये आपके टेररिस्ट आप करोगे तो हमें मारेंगे आपको घर के अंदर घुस के। तो इसी तरीके से जब दो प्लेनेट लड़ते हैं तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए लड़ते हैं। तो जो जीतता है उसे वही चीज मिलती है बस, और हारता है उसकी वही चीज जाती है। ध्यान से समझना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं और इसको दिमाग में डालना। जीतता है वो किस चीज को जीतता है? जो चाहिए होता है उसे। और हारता है वो किस चीज को हारता है? जो जिस चीज के लिए दोनों के बीच में आपकी लड़ाई हो रही होती है। तो जब भी दो लोग लड़ते हैं, जैसे दो लोग लड़ते हैं, लड़ने वालों का एक ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर मकान है जी, एक चाहता है मैं कब्जाऊं, दूसरा चाहता है मैं कब्जाऊं। अब अल्टीमेटली उनमें से जो विन करेगा उसको वो मकान मिल जाएगा। ये नहीं कि दूसरे की सारी चीजें मिल जाएंगी या दूसरा पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो प्लेनेटरी वॉर में हार जाता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ये अपना आप में बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि जब भी दो प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर के अंदर होते हैं तो जो प्लेनेट लूज करता है वो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस लूज कर देता है, और जो प्लेनेट विन करता है वो पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस को विन करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। आपका देखिए, पत्नी का कारक है शुक्र और पति का कारक है जुपिटर, ऐसा ही है ना। मैरिज के कारक शुक्र होते हैं, मगर आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वाइफ का कारक है शुक्र और उसका कारक कौन है? जुपिटर। हस्बैंड वाइफ अक्सर लड़ते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, हर घर में लड़ते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं और सबसे ज्यादा वही लड़ते हैं। मतलब डॉग और कैट के बाद हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि प्रूवन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि किस बात पे लड़ते हैं? अब ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको समझना है। आपका जुपिटर और वीनस देख लीजिए किस भाव के अंदर जाकर बैठा है। ध्यान से समझिएगा, देखिए कंसेप्ट को मेंटली लेकर चलना है आपको। ये आपको वीडियो में मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो गुरुओं ने कहीं पर मेरे को बताया है तो भगवान थोड़ी सी मेमोरी दी हुई है, मुझे याद रह जाता है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सपोज वीनस और जुपिटर के बीच में प्लेनेटरी वॉर है और वो आपके सपोज मान लेते हैं 4th हाउस के अंदर प्लेनेटरी वॉर हो गई। तो अब ये मान के चलिए कि हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होगी। 5वें हाउस के अंदर जुपिटर और वीनस के अंदर प्लेनेटरी वॉर हो गई। 5th हाउस के अंदर तो बच्चों से रिलेटेड उन दोनों में लड़ाई, बाकी सिग्निफिकेशन नहीं खोएंगे। अब जो हार जाएगा उसके हाथ से बच्चा जाएगा, जो जीत जाएगा उसे बच्चा मिल जाएगा, मगर बाकी सिग्निफिकेशंस नहीं खत्म होंगे उसके। तो हम अक्सर ये मानते हैं कि जो प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर के अंदर हार गया वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरीके से सपोज आपकी 2nd हाउस के अंदर कभी भी प्लेनेटरी वॉर हो रही है तो वो एक्चुअली धन, वेल्थ, फूड या आपके स्पीच से रिलेटेड होगी। 3rd हाउस के अंदर जब भी प्लेनेटरी वॉर हो रही है आपकी, तो 3rd हाउस में आपके छोटे बहन भाइयों की वजह से होगी, जिन लोगों के बीच में भी प्लेनेटरी वॉर हो रही है। 4th हाउस में हो रही है तो वो प्रॉपर्टी, व्हीकल एटसेट्रा की वजह से होगी उन दोनों प्लेनेट्स के बीच में। तो अभी देखिए किन दो प्लेनेट्स के बीच में प्लेनेटरी वॉर हो रही है। सपोज सैटर्न और मार्स के बीच में आपकी प्लेनेटरी वॉर हो जाती है 4th हाउस के अंदर। तो सैटर्न और मार्स के बीच में प्लेनेटरी वॉर हो रही है। सैटर्न आपका कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का कारक होता है और मार्स आपका लैंड का कारक होता है। तो इनमें आपका सैटर्न और मार्स में सपोज मार्स हार गया तो आपको लैंड नहीं मिलेगी, आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ही लेनी पड़ेगी।
इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। और सपोज सैटर्न हार गया तो आपके पास लैंड होगी, आप मकान नहीं बना पाओगे, जमीन होगी, आप सोचोगे प्लॉट ऐसे बना लूं वैसे बना लूं, आपको लैंड तो आपके पास होगी, क्योंकि आपका जो सिग्निफिकेशन है उसके सैटर्न ने मार्स से 4th हाउस के सिग्निफिकेशन छीन लिए। सिग्निफिकेशन कौन से छीनेगा ये अपना आप में एक क्रिटिकल है, मगर उसमें आप ये देख सकते हो कि कहां पर बैठकर लड़ाई हो रही है, प्लेनेटरी वॉर कहां पर हो रही है। हस्बैंड वाइफ के अंदर सपोज जुपिटर और वीनस छठे भाव के अंदर आपके प्लेनेटरी वॉर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे, सपोज वीनस हार गया या जुपिटर हार गया, आपको जुपिटर तो हार गया, अब जुपिटर तो रिजल्ट ही नहीं देगा, कहां नहीं देगा, उसकी लॉर्डशिप को बर्बाद कर दोगे, जुपिटर के भाव को बर्बाद कर दोगे, उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस को बर्बाद कर दोगे, उस पूरे प्लेनेट को आप जीरो कर दोगे। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुपिटर की किससे प्लैनेटरी वॉर है, पहले ये देखना है नियम, किससे है, वीनस से। किस चीज का सिग्निफिकेटर है, लॉर्डशिप वगैरह ढूंढ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वीनस किस चीज का सिग्निफिकेटर है, नेचुरल सिग्निफिकेशन सबसे पहले पकड़िए आप। अब लॉर्डशिप वगैरह की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, मैं प्लैनेटरी वॉर में जो बता रहा हूं कि भाई वीनस आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको मनी का कारक उतना बड़ा नहीं मानते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस आपका वाइफ का कारक है, जुपिटर हस्बैंड का कारक है, दोनों के बीच में आपका डिस्प्यूट होगा, कोर्ट केसेस हो जाएंगे, दोनों के बीच में वॉर हो गई। अब वॉर दोनों के बीच में 6th हाउस से रिलेटेड होगी आपकी वॉर। अब यहां पर इनमें से वन ऑफ देम विल विन, तो सेपरेशन होता है, 6th हाउस इज सेपरेशन, तो सेपरेशन एक चाह रहा है एक नहीं चाह रहा, इस तरीके की स्थिति मान लीजिए आप। तो जो विन करेगा उसको मिल जाएगा। सपोज एक पर्सन चाह रहा है कि नहीं हो और वो विन कर गया तो वो आपका सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से 8th हाउस में सपोज बैठ गए, इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मार्स बैठ गया 8th हाउस के अंदर, ठीक है, और कोई आपका लग्न लॉर्ड जाकर बैठ गया, आपकी कुंडली के अंदर लग्न लॉर्ड है, वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। मार्स किस चीज का कारक है, आपके छोटे बहन भाइयों का कारक है। 8वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया, आप देख लेना यदि प्लेनेटरी वॉर है तो उनके अंदर इनहेरिटेंस को लेकर झगड़ा हो सकता है, जो विन करेगा। अब जैसे कोर्ट केसेस को अब प्लेनेटरी वॉर के केस में दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो प्लेनेटरी वॉर के केस में यदि आप उसको अंडरस्टैंड करते हो तो उसको आंसर दे सकते हो कि भाई देखो ये आपके इस के बीच में प्लेनेटरी वॉर है। आप देखिए जब भी आपका किसी पर्सन से डिस्प्यूट चल रहा हो तो आप देखिए प्लेनेटरी वॉर है क्या कि नहीं, दो प्लैनेट्स के बीच में। अब दो प्लैनेट्स के बीच में यदि प्लेनेटरी वॉर है, किस भाव के अंदर है, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर भाव के अंदर है, इसका मतलब इस चीज को लेकर है प्लेनेटरी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट। अब उस भाव में जो भी विन कर रहा है प्लेनेटरी वॉर में, तो उसको आपका विक्ट्री मिल जाएगी, मगर दूसरे प्लेनेट के सभी सिग्निफिकेशंस तबाह नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़े बहुत सिग्निफिकेशन आपके सफर करेंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेशन सफर नहीं करेंगे। तो प्लेनेटरी वॉर को मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि प्लेनेटरी वॉर हम कैसे देखते हैं, अब यहां पर दूसरा पॉइंट मैंने ये ऐड कर दिया कि जब भी दो प्लेनेट में प्लेनेटरी वॉर होती है तो हारने वाले का सब कुछ नहीं चला जाता है, जीतने वाला उसका सब कुछ नहीं लेता है। इसमें एक और चीज है, जो विन करता है उसको कुछ मिलता है, वो बली होता है। हम क्या कहते हैं, हारने वाले को तो देख लेते हैं हार गया इसलिए फल नहीं देगा, ये कोई नहीं देखता कि जीतने वाला जीता है तो वो कुछ क्या जीता है, फिर वो लड़ाई लड़ा तो वो जीता ही क्या जब आपने उसको कुछ दिया ही नहीं बदले में। तो जो विन करने वाला है वो भी विन करेगा, तो उसके रिजल्ट आपके स्ट्रेंथन होंगे। एक वीक होगा तो दूसरा स्ट्रोंगर होगा, ये मानकर चलो, और उसके पूरे के पूरे सिग्निफिकेशंस खत्म नहीं होते। अब इसको मैं अगले तरीके से बताऊंगा। षटबल में एक कंपोनेंट होता है युद्ध बल। जब हम षटबल निकालते हैं तो कौन सा कंपोनेंट होता है, एक युद्ध बल। तो जो युद्ध बल के अंदर क्या होता है, आपके षटबल के 6 कंपोनेंट होते हैं, केवल 3 कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं युद्ध बल के अंदर। जब भी आप प्लेनेटरी वॉर के अंदर, मैं उस मैथमेटिकल पार्ट पर जाऊंगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं बनाना नहीं चाहता कॉम्प्लिकेटेड। तो जब भी आप प्लेनेटरी वॉर दो प्लेनेट के बीच में हो रही है, अब आप उसको कुंडली को एनालाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप प्लेनेटरी वॉर को यूटिलाइज ही मत करिए। यदि आप करना चाहते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मगर उसको प्रॉपरली देखिए। फिर आप ये जरूर देखिए किस भाव के अंदर आपके प्लेनेटरी वॉर है, उस भाव का लिंक देखिए उन दोनों प्लेनेट से। दोनों प्लेनेट किस चीज के कारक हैं, अब वो दोनों प्लेनेट जिस चीज के भी कारक हैं उनके बीच में प्लेनेटरी वॉर होगी, उन कारकों के बीच में, और उस भाव से रिलेटेड प्लेनेटरी वॉर होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में हस्बैंड वाइफ का बताया था
कि हस्बैंड जुपिटर और वीनस के अंदर आपकी लड़ाई है, वो हो सकता है संतान और उसके बीच में भी हो सकती है, आपकी वाइफ के बीच में, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक भी होता है, वीनस वाइफ का कारक है। तो आपकी कुंडली के अंदर यदि वीनस जुपिटर आ रहे हैं तो आप कह सकते हो आपकी वाइफ और संतान के बीच में भी, आपकी संतान के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। अब वो किस भाव में गया, जिस भाव में गया उससे रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, ये मानकर चलिए आप मोटा मोटा कि जिस भाव में है वो प्लेनेटरी वॉर, उस भाव से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा। उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट को एक चाहेगा, दूसरा नहीं देना चाहेगा, तो जो जीतेगा प्लेनेटरी वॉर में उसको उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट वहां पर मिल जाएंगे। दिस विल बी द कॉम्बिनेशन जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कुंडली के अंदर। जैसे हम मानते हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कई बार ये होता है कि आपका लग्न लॉर्ड को आप सेल्फ मानकर चलोगे, यहाँ पर लग्न लॉर्ड 12th हाउस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपके 12th हाउस जो होता है वो आपका बेसिकली फॉरेन वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब बाहर से आने वाली जो अर्निंग होती है उसको भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी की या 12th हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी अर्निंग जो कि अननोन रिसोर्सेज से, जिसे पैसिव इनकम भी बोलते हैं हम, तो 12th हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करता है आपका। जैसे आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, हालांकि उससे कोई अर्निंग नहीं आ रही, आपकी 12th हाउस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। आपने जैसे कोई चीज लेके पटक दी, जैसे होती है ना पुराने समय पे बाप दादाओं की कोई जमीन जायदाद पड़ी हुई है कहीं पे, आपको पता ही नहीं है, इसके बाद पता चला तो नहीं, फॉरेन लैंड स्पेसिफिकली मत बोलिए, एक तरीके से ये मानिए जो फॉरगॉटन लैंड बोल दीजिए आप। आपको एकदम से पता चलता है जी गांव में दादाजी की जमीन थी, अब उसका पता चला दादाजी को गुजरे हुए जमाना हो गया, दादाजी की 5 संतानें थी वो भी गुजर चुकी, पोते पोती नाते बहन भाई 50 लोग हो गए उसमें, अब उसका कुछ निपटारा ही नहीं हो रहा। वो 12th हाउस है, उसके अंदर प्लेनेटरी वॉर डेफिनेटली होना ही होना है, मतलब डिस्प्यूट आना ही है और उसको सुलटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 12th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है फॉरगॉटन वेल्थ, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट। तो इन वन अदर वे इट इज ए काइंड ऑफ ए लॉस, वो लॉस भी है, 12th हाउस वही है, तो उसके लिए भी लड़ाई होती है। दूसरा देखिए 12th हाउस में प्लेनेटरी वॉर, आपका लॉस जब होता है किसी चीज का, उसकी वजह से भी लड़ाई होती है कि लॉस को कौन वो करेगा, बियर करेगा। जब हम कोई भी पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं, 12वां भाव आपका लॉस भाव है, तो पार्टनरशिप को जब भी हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कई बार लॉस पर भी झगड़ा हो जाता है कि भाई ये तू भरेगा या मैं भरूंगा, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए प्लेनेटरी वॉर। तो उसको आप जैसे भी मर्जी एनालाइज कर सकते हो। तो इन दैट केस 12th हाउस विल बी द सोर्स। तो इस तरीके से हम प्लेनेटरी वॉर को एनालाइज करेंगे। जब भी 2 प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर में है, आप ऐसा बिल्कुल मत मानिए जो हार गया वो खत्म है, जीत गया वो उसको सब कुछ मिल जाएगा। पहली बात, जो प्लेनेट हारेगा वो एक सर्टेन थिंग्स हारेगा, उसके सारे सिग्निफिकेशंस नहीं हारेगा। नंबर 1 ये नियम रखना है। नंबर 2, जो विन करेगा वो स्ट्रोंगर हो जाएगा। हम एक साइड देखते हैं, हारने वाले को कहते हैं कि ये फल नहीं दे पाएगा बिकॉज ये प्लेनेटरी वॉर में हार गया है, और जीतने वाले को हम कुछ भी नहीं देते क्रेडिट। तो जीतना वाला उस चीज को जीत जाएगा, और उसको आपको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि किस चीज के लिए वॉर हो रही है। तो उसमें जो एक कॉमन सा नियम है वो ये है कि जिस भाव के अंदर प्लेनेटरी वॉर है, उस भाव से रिलेटेड किसी भी सिग्निफिकेशंस में हम उस व्यक्ति को देखकर देशकाल पात्र के हिसाब से सोचेंगे कि इस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के लिए इनमें दोनों प्लैनेट्स के बीच में प्लेनेटरी वॉर है, और जो प्लेनेट विन कर रहा है वो प्लेनेट उसके मतलब जो जिस चीज को वो सिग्निफाई कर रहा है उसे उसका फायदा होगा, और दूसरा प्लेनेट को उसका लॉस होगा। इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। जी बोलिए प्रवीण जी। सर जैसे गुरु और शनि के दूसरे भाव में युति हो रही है, क्लोज कंजक्शन है, प्लेनेटरी वॉर में है, गुरु हार गया शनि जीत गया, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि शनि की दशा में धन मिलेगा, गुरु की दशा में धन नहीं मिलेगा, ऐसा इंटरप्रेट करेंगे सर? हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि शनि का सिग्निफिकेशन है, हाँ शनि की जो भी है वो आपका दशा क्या, वो तो अंतर दशाएं भी चलती रहती हैं, तो शनि अंतर दशा की बात नहीं कर रहा हूँ, आई मीन अंतर दशा ही है सर, अंतर और पीढ़ी प्रॉपर्ली। यस, क्योंकि गुरु से जो धन के रिजल्ट थे शनि ने ले लिए, बिल्कुल, तो शनि की अंतर दशा में मिल जाएगा वो, बिल्कुल, वो शनि ने छीन लिया उससे, मान लो। ठीक है, बाकी सिग्निफिकेशंस को बर्बाद नहीं करेंगे हम। क्या करते हैं, सभी सिग्निफिकेशंस को खत्म कर देते हैं कि ये तो प्लेनेटरी वॉर में हार गया, अब तो ये तो कुछ रिजल्ट ही नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी नीलम मैम।
सर जैसे ये वॉर है, एक तो आपके बर्थ चार्ट में किसी के भी उस समय जो भी चल रहा है, किस पोजीशन पे वो प्लैनेट्स थे। एक सर ट्रांजिट में जब हम देखते हैं कि जैसे अभी मंगल और केतु ही है, वही तो ये लेना एग्जैक्ट डिग्री पे किस दिन आएंगे, मैडम तो उसका उस समय नहीं होता प्लैनेटरी वॉर। ट्रांजिट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती ट्रांजिट की। हाँ, तो ट्रांजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांजिट बहुत केवल क्लोज से निकल रहा है या टाइमिंग के कुछ। काम आता है, रिजल्ट को हाँ वो जो मिलने वाले होते हैं उनको ही थोड़ा कम ज्यादा करता है, बाकी कुछ नहीं करता। रिजल्ट तो आपके नेटल चार्ट से मिलेंगे, रिजल्ट आपकी दशा अंतरदशाओं से मिलेंगे, रिजल्ट आपके नॉर्मल प्रोमिस से मिलेंगे। एक मिनट, आने दो, मैं क्या करूँ, कर रही हूँ, मैसेज कर दे। हाँ, तो उसके अंदर क्या है कि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो पर्टिकुलरली नेटल चार्ट के बेस में मिलते हैं। ट्रांजिट कोई रिजल्ट नहीं देता वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ट्रांजिट ओनली फॉर द ठीक है टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है और क्वालिटी ऑफ इवेंट को डिसाइड कर सकता है बस वो। बट ट्रांजिट इटसेल्फ कोई रिजल्ट नहीं देता। हाँ, केंद्र स्थानों के आपको ट्रांजिट के बेसिस पर रिजल्ट मिल जाते हैं, बाकी केसेस में ट्रांजिट कोई रिजल्ट नहीं देता। ठीक है सर, थैंक यू। जी, प्रीति शर्मा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर अगर मरकरी वीनस में टेंथ हाउस में वॉर हो रही है और वीनस जीत रहा है, वो 8th लॉर्ड भी है पाइसेस लगन में, तो फिर ये क्या मतलब उसका आयु सेफ हुआ या कैसे कहेंगे इसमें, या वर्क प्लेस पर वीनस का वर्क करेगा पर्सन? नहीं मतलब आप ये मानिए ना कि वीनस और मरकरी किस चीज के मरकरी। सिग्निफिकेटर्स हैं। अब ये देखिए ना कि वीनस मरकरी किस चीज के सिग्निफिकेटर्स हैं। वीनस किस चीज को सिग्निफाई करता है? एक मेल नेटिव की कुंडली है तो वाइफ को सिग्निफाई करता है जनरली। और ये फीमेल की है एक्चुअली सर। फीमेल नेटिव की कुंडली है तो वो फीमेल नेटिव को भी सिग्निफाई करता है, और मरकरी कजन्स वगैरह को सिग्निफाई करता है बेसिकली। या आप ये मानिए कि उसकी वेल्थ और एजुकेशन के बीच में लड़ाई चल रही है, ये भी कह सकते हो आप, बिकॉज वीनस इज द वेल्थ एंड मरकरी इज द एजुकेशन। या वेल्थ और बिजनेस के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि मरकरी बिजनेस का भी कारक है और वीनस आपका लग्जरी का कारक है। तो उनमें से सपोज उसको बिजनेस विन कर गया तो उसको लग्जरी उसकी सफर करेगी, और लग्जरी विन कर गई तो उसका वीनस सफर करेगा। घर में एसी चला गया, सो रहा है, धंधे पे ही नहीं जा रहा। प्लेनेटरी वॉर का ये कमाल होगा कि उसको वो बिजनेस में ध्यान ही नहीं देने देगा। और दूसरा हो सकता है कि वो बिजनेस में ही लगा हुआ है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं इस तरीके का जिनके बिजनेस होते हैं, हलवाई वगैरह आपने देखे होंगे। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक दिन में 5,000 समोसे बेच देते हैं, 50,000 रुपये का गल्ला उठा लिया शाम को, 30,000 रुपये कमा लिए, महीने के 10 लाख रुपए बना लिए। अच्छे से अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं मिलते, मगर क्या है दिन भर समोसे तल रहा है, धूप में बैठ के, घर वाले एसी में सो रहे हैं। तो वो आपका क्या हो गया, उसका एक तरीके से उसकी लग्जरी गई मगर उसका बिजनेस बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं। अब रिजल्ट कई तरीके के एक पर्सन को देखकर हम डिस्क्राइब करेंगे, मैं तो आपको एक केवल जस्ट आइडिया बता रहा हूँ हाउ टू डू इट। ओके ओके, थैंक यू सर। माधुरी मैम। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर वीनस का प्लेनेटरी वार हो या किसी और प्लेनेट का, तो सर फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर वीनस देखते हैं तो फिर किसके लिए वो उनके बीच में डिस्प्यूट रहेगा? वो उनको उसके लुक्स के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, उसके व्यवहार के लिए, नेम फेम के लिए। फर्स्ट हाउस नेम फेम का है ना, तो हाँ ठीक है आपने सर। पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर अमिताभ बच्चन और वो जया भादुड़ी गाना गाते हैं। तो पहले एक अमिताभ बच्चन एक अच्छे सिंगर होते हैं, फिर उनकी वाइफ घर में गाती है, कोई कहता है आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो आप क्या करिए कि आप गाया करो। जब वो उसकी वाइफ गाने लगी तो सब लोग उससे अमिताभ बच्चन से किसी ने गाने ही नहीं गवाए, बंद कर दिया, तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया। इट इज ए प्लेनेटरी वॉर इन लग्ना और यस सर, नाइस एग्जांपल, थैंक यू सर। प्लेनेटरी वॉर इन लग्ना और 10th हाउस, दोनों में नेम फेम और को सर- लेके दोनों में झगड़ा हो जाएगा पति पत्नी में। सर ये मंगल और शनि का रहेगा फर्स्ट हाउस में, तो फिर फोर्थ हाउस। मंगल एक्चुअली देखो, अब मैं आपको ये रिलेशंस के बेस पे बता रहा हूँ, उनके और सिग्निफिकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हमें व्यक्ति देखना पड़ेगा तब हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे, और कभी भी ब्लाइंडली एनालाइज हमें करने की नीड नहीं होती। उस पर्सन से कुछ बातें आप पूछ लीजिए। देखिए मार्स कई चीजों का कारक होता है, छोटे बहन भाई का कारक होता है मार्स, थर्ड हाउस का। और सैटर्न एक्चुअली, हालांकि जुपिटर भी होता है, सैटर्न बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो भाइयों के बीच में भी डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है। फिर मार्स आपका क्या आता है, टेक्निकल उसको रिप्रेजेंट करता है, सर्टन प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका प्रोफेशन के अंदर आपको हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमेशा परेशानी हो, इंटरप्रेट हमें एज ए एस्ट्रोलॉजर करना पड़ेगा कि आपने एक प्रोफेशन शुरू किया, आपने काम धंधा शुरू किया, दोनों में प्लेनेटरी वॉर है, मार्स हार रहा है, मार्स टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको जिंदगी भर क्या होगा, एक मशीन लाओगे उसके अंदर दिक्कत हो जाएगी, चलेगी नहीं, और पता लगा 1 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदल गई, दूसरी मशीन लेके आओगे उसका कोई ऑपरेटर नहीं मिलेगा, तो ड्यू टू योर बिजनेस विल सफर ड्यू टू टेक्नोलॉजी। मतलब सेल्फ को प्रॉब्लम रहेगी। वो तो पर्सन की कुंडली में ही तो प्लेनेट सफर कर रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन सफर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी, नीलम को लाट कर मैम। हाँ सर, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कंबस प्लैनेट जो होते हैं वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर रिजल्ट होता है इनकी, जैसे कि मेरा पर्सनल ये है एक्सपीरियंस कि मैंने मेरा सन एंड शुक्र एकदम 1 डिग्री में डिफरेंस है, लेकिन बाकी जो जो चाहिए गाड़ी घोड़ा व्हाटएवर एल्स घर सभी है, पर एक्सपीरियंस में सन और शुक्र जब अंतरदशा दशा ये जब साथ में होते हैं तब मेरा थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली कुछ तो भी गड़बड़ होता है, पर अदरवाइज आई हैव नॉट रियलाइज्ड एनी अदर प्रॉब्लम विद द कंबस्ट प्लैनेट। सो आपका क्या उसमें व्यू पॉइंट है सर? देखिए क्या होता है कि जो कंबस प्लैनेट में भी मैंने वीडियो डाला था, कंबस प्लैनेट में भी उसके सर्टेन सिग्निफिकेशन के रिजल्ट मिलना बंद हो जाते हैं, कंप्लीटली खत्म नहीं होता। दूसरा, कंबस प्लैनेट जब जो होता है तो उसके रिजल्ट को सूर्य देता है अपनी दशा अंतर्दशा में, सन। मगर वीनस और सन के केस में स्पेशल केस है। वीनस जब सन को कंबस्ट करता है तो सन भी पीड़ित हो जाता है, इतना क्लोज होता है, 1 डिग्री के अंदर हो, तो उसके अंदर क्या होगा, वीनस तो कंबस्ट हुआ ही, और आपका साथ ही साथ में सन भी पीड़ित हो जाएगा। उसको ऐसे मान के चलते हैं, जो एग्जांपल मैं देता हूँ अक्सर, कि सूर्य राजा है और वीनस एक ब्यूटीफुल लेडी है, तो वो उसको आके राजा को एक तरीके से भ्रमित कर देती है, अपने जाल में फंसा लेती है, और राजा इसके बाद पूरी तरीके से एक्ट नहीं कर पाता, तो सन ऑल्सो अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता। कंबशन का एक सिंपल नियम है, एस्ट्रोलॉजी के कोई भी रूल जिस तरीके से हम बताते हैं, कंबशन में भी उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सर्टेन सिग्निफिकेशंस सफर करेंगे, वो कंप्लीटली जीरो नहीं होता। हाँ, क्योंकि मेरे जॉब में भी वो, आई मीन आई एम नाउ रिटायर्ड, बट अर्लियर बहुत हाई में पहुंच गई थी तब, इसलिए D10 में कहाँ पर है वीनस? सेकंड हाउस में है। सन के साथ ही नहीं, सन के साथ नहीं है। नहीं है? नहीं सर, याद नहीं है, देखती हूँ, पर मेरे इतना एक्सपीरियंस है वो। कंबशन पे पूछा है तो एक पॉइंट बता देता हूँ। कंबशन में जो प्लेनेट होता है उसके वो सिग्निफिकेशन सफर करेंगे जिस डिविजनल चार्ट के अंदर वो सूर्य के साथ आ गया, बाकी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि सर्टेन सिग्निफिकेशन सफर करते हैं, अब आपको पता करना है कौन से करेंगे। सर नहीं है, वो सेकंड हाउस में कुंभ राशि में है और सन मकर में है। वो अपने आप में जस्टिफाई हो रहा है ना कि आप कह रहे हो कि आपका प्रोफेशन सफर नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया, इसलिए मैं जरा कंफ्यूज होती हूँ ये कंबस्टन से। नहीं, अब सुनिए पूरा इसको ध्यान से, जो मैं अभी बता रहा हूँ उससे सुनिए। ये है कॉम्बिनेशन, कंबशन का रूल है ये, फिर से मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। कंबशन का क्या नियम है कि जब भी कोई प्लेनेट कंबस्टेड हो तो अब वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, उसके सर्टेन सिग्निफिकेशंस खराब होंगे, कुछ रिजल्ट नहीं देगा। कौन से नहीं देगा? आप जाइए डिविजनल चार्ट में, जिस भी डिविजनल चार्ट में भी सूर्य और वीनस कंजक्टेड हो गए, उस डिवीजन चार्ट से रिलेटेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। शुक्र के, सपोज आपके D9 में शुक्र और वीनस आ गए, तो आपको वीनस के D9 मीन्स मैरिज से रिलेटेड उनमें प्रॉब्लम आएगी। सपोज आपके D7 में आ गए तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। सपोज D10 में आ गए वो, तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा वो पर्टिकुलर प्लैनेट, या रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मगर जहाँ पर भी सूर्य और वीनस
जिस डिविजनल चार्ट में सेम राशि में नहीं है उसमें वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ये आप कमीशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि सूर्य के साथ अगर कोई आएगा प्लेनेटरी वॉर में 1 डिग्री के डिफरेंस, तो क्या उनकी वॉर होगी? वो तो कंबस्ट हो जाएंगे। कंबशन है, कोई प्लेनेटरी वॉर नहीं है। जी जी, मैं वही पूछ रही थी, उनकी नहीं होगी ना? ना ना ना। विनोद जी। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर ये जो टेक्निक आपने बताई है, चीजों को माइन्यूट करने में बहुत सहयोग मिलेगा सर, बहुत बढ़िया। चलो कोशिश करिए। जी सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। इसको किसी भी चीज को माइन्यूट करने में जो हम समझते हैं ना कि ये है, नहीं तो अगर इसके पीछे जाएंगे तो बहुत मतलब एक्यूरेट हम पहुंचेंगे वहां, क्योंकि बाहर से देखने में तो कुछ और है, और जब रियल में इसको एनालाइज किया जाएगा तो एक्चुअल में रिजल्ट मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज मैं यहाँ पे और पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि मान लो कोई 2 प्लैनेट किसी भी हाउस में प्लैनेटरी वार में है, मान लो वो हैं, और उन प्लैनेट की बाय द वे दशा भी चल रही है, और ट्रांजिट में भी वो उसी पोजीशन पर आ गए जिसमें वो नेटल चार्ट में थे, स्टैटिक्स जो पोजीशन में था, तो इट मींस उस टाइम वो सिचुएशन डिजास्टर हो जाएगी, मतलब वो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। जी सर, क्योंकि ट्रांजिट में भी वो कंडीशन बन रही है, उस टाइम वो और ज्यादा हो जाएगी और उसकी दशा भी आ जाएगी। जी सर, क्योंकि वो तो ठीक है नेटल में चलता रहेगा, वो अप डाउन वो सब चीजें होगी, लेकिन ट्रांजिट भी और जो आपने बताया दशा भी है, तो इस मिनट लास्ट जिसे बोलते हैं वो होगा ही 100%। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अनंत लक्ष्मी मैम। हाँ सर, मुझे यह पूछना था, दशा के टाइम पर आप जो बता रहे थे केतु जिस भी घर में बैठा हुआ है, सॉरी द डिस्पोजिटर, whoever is the dispositor, suppose the dispositor is Mars is owning 2 houses, so it will give the result of those two houses. मेनली जहाँ पे बैठा है उसके देगा रिजल्ट। तो सेकेंड हाउस का we need not consider, मगर बहुत ज्यादा नहीं देगा। and one more thing I had, मार्स इससे भी कनेक्टेड है क्या, मैन्युफैक्चरिंग से भी कनेक्टेड है क्या मार्स? कर सकते हो, इंडस्ट्री से लिंक्ड है मार्स सैटर्न दोनों ही। पार्डन? कर सकते हो लिंक, मैन्युफैक्चरिंग मतलब, पर उसमें आपका टेक्निकल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स से कर सकते हो, क्योंकि वो अर्थ से रिलेटेड हो जाती है ब्रिक्स। ओके अर्थ से हो जाती है ना, लैंड लेनी पड़ेगी आपको ब्रिक्स में, तो ओवरऑल अल्टीमेटली वो कनेक्ट हो जाएगा। Okay, right. And similarly, if Mars and Venus, Mars is placed in the house of Venus. उससे कुछ ही नहीं होता मैडम, वो चीजें मत लगाया करो कौन किसके हाउस में बैठा है, ये Okay. आप तक होता है, ये कुछ भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये तो मजाक है एस्ट्रोलॉजी से। Okay. तो आप उस केस में हम देखते हैं कंडीशन ऑफ प्लेनेट में किस राशि में बैठा है, अब वो जब हम देख लेते हैं शत्रु राशि में, डेबिलिटेड है, एक्सोटेड है, वो यूटिलाइज हो जाता है ना, तो हम डिस्पोजिटर को क्यों देख रहे हैं बेमतलब में? ओके, क्योंकि डिस्पोजिटर से डिस्पोजिटर पे जाएंगे तो फिर हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके जी, थैंक यू। मैं केवल उनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ जिनकी बारी नहीं आई है, जो रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर नहीं दूंगा अभी, तो कोई माइंड मत करना कि भाई मेरा नंबर हैंड रेस था, मैंने किया। अग्रवाल साहब सर, इफ आई एम अलाउड, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो आपने बहुत सुंदर बात बताई कि जो फॉरगेटन वेल्थ या लैंडेड प्रॉपर्टीज होती हैं वो 12th और 8th लॉर्ड के मतलब एमडी और एडी में आदमी को मिलती हैं। बिल्कुल सही है सर, करेक्ट सर। और दूसरी चीज ये सर, जो कंबशन में आपने बताया जैसे वीनस और सन का है, तो नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर हमने नई गाड़ी खरीदी तो गवर्नमेंट से समझिए अगर 9th हाउस में है और सन है वहां, तो आदमी को गवर्नमेंट से कोई ना कोई चिट्ठी पत्री आ जाती है। आपने नई कोई लग्जरी ली, इनकम टैक्स नोटिस। हाँ अच्छा जी, तो मतलब आप कोई लग्जरी की आइटम लेंगे तो वो आपको गवर्नमेंट इनवाइट करेगी फौरन कि बताइए कहां से है। हाँ, दिस हैपेंस सर। सही, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर
अलाइंग में सर। वंदना ठाकुर मैम, नहीं सतिंदर पाल मैम। नमस्कार सर। ये सर अमावस के दिन कैसे इसको कैसे लेंगे? सूर्य चंद्रमा तो ग्रह युद्ध में होते नहीं, तो जब एकदम 1 डिग्री पे होते हैं, जस्ट चंद्रमा क्रॉस ही करता है सूर्य को, तो इसको कैसे लेंगे? तो चंद्रमा आपका पक्षबल में बहुत कमजोर हो जाता है, और उस केस में आप पक्षबल में एक कमजोर चंद्रमा है तो वो आपको हर तरीके से परेशान करेगा। इन जनरल कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ यूटिलाइज करने के लिए कि एक पर्सन की लाइफ 3 प्लेनेट पर डिपेंड करती है, बाकी प्लेनेट पर सेकेंडरी रोल है। आपका मेन होता है आपका लग्नेश, आपका सूर्य और चंद्रमा। जिस व्यक्ति के तीनों यदि कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, ठीक है? वो कर्मों पर बेस्ड होगी, उसकी पूरी लाइफ कुंडली पर बेस्ड नहीं होगी। और जिसके तीनों बली हो जाए उसकी भी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। वो उसकी लाइफ अपना भगवान ने सेट करके उसे भेजा हुआ है और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा तभी भी ऐश करेगा। तो ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जिसका मून सन के पास आ गया तो वो मून आपका अमावस्या का चंद्रमा पक्षबल में 0 हो गया, तो वो चंद्रमा आपको चाहे बाकी कुछ भी आपकी कुंडली कितनी भी बढ़िया हो, वो आपको मेंटली तो ऑलवेज उसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर रखेगा। डिग्री वाइज सपोज डिग्री वाइज 12 से 18 के बीच में अच्छा है डिग्री वाइज। वो इवन चंद्रमा तो पक्षबल में 3-4 हाउस तक भी खराब होता है, तो सेम हाउस के को तो आप ये मान के चलिए कि वो 12 डिग्री तक भी कंबस्ट होता है चंद्रमा। 12 डिग्री तक भी कंबस्ट होता है। तो वो थोड़ा कमजोर वीक चंद्रमा मानो। अगर एक प्लेनेट वीक है तो आप उसको ये मत कंसीडर करिए कि भाई ये चंद्रमा से रिलेटेड सर्टेन सिग्निफिकेशंस आपके सफर करेंगे। अब चंद्रमा से रिलेटेड क्या सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं आपके, कि आपको मदर को डिजीज हो सकती है, मदर बीमार हो सकती है, आपको खुद को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका मन ठीक नहीं रहता हो, मून से रिलेटेड, ये आपका मून से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं, उसको थोड़ा सा अस्थमैटिक प्रॉब्लम मैंने ऐसे नोटिस किया। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है अस्थमा को भी। जो आपका लंग से रिलेटेड जो भी डिजीज है वो चंद्रमा कारक होता है उसका। ठीक। वंदना ठाकुर मैम, डेबिलिटेड मून तो फिर भी उतना ज़्यादा खराब नहीं होता, वो कहीं मोर एंड लेस D9 में देख लीजिए, इसके बाद उसको कोई एस्पेक्ट कर रहा होगा, प्लेनेट डेबिलिटेशन जनरली कैंसिल आउट हो जाता है। और डेबिलिटेशन में और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, किस राशि में डेबिलिटेड हुआ है, कहाँ पर डेबिलिटेड हुआ है, पता लगे कि उसके यदि वो जुपिटर से केंद्र स्थान में चला जाए तो भी वो डेबिलिटेड नहीं माना जाता, और लग्न से केंद्र स्थान में भी डेबिलिटेटेड है तो भी वो नीचभंग बनता है, मार्स उसे एस्पेक्ट कर ले तभी भी नीचभंग हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं डेबिलिटेशन में। वंदना ठाकुर मैम, आप पूछ ही नहीं रहे हो मैम। अंजू शर्मा मैम, दो लोग छोड़ गए क्लास। नमस्कार सर। जिसका सर लग्नेश, चंद्रमा और सन तीनों ही 12th हाउस में हो तो इसका मतलब पीढ़ी कुंडली हो गई। नहीं, कौन कौन हो? सन, मून एंड लग्नेश तीनों ही 12th में है, तो इसका मतलब उसके चार्ट तो खराब चार्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। देखो 12th हाउस होना तो वन ऑफ द वो है ना आपका, केवल एक ही तो वो नेगेटिव पॉइंट हुआ, क्योंकि हम एक प्लेनेट की जब स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसमें प्लेसमेंट ही तो सब कुछ नहीं है। जैसे 12th हाउस में चला गया प्लेनेट, अब इसके बाद आप देखिए कि वो सपोज शत्रु राशि है, स्व राशि है, सपोज वो आपकी 11 साइन की कुंडली है, उसके अंदर 10th हाउस के अंदर वो 12th में लगने चला गया तो वो स्व राशि का हो गया, बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पर कमजोर क्यों होगा? पर 12th की वजह से वो पीड़ित कुछ हद तक होगा। तो वंदना ठाकुर मैम म्यूट कर लें प्लीज। पीड़ित एक वजह से नहीं होता ना, उसमें स्ट्रेंथ भी कई बार होती है। हाँ, पर चंद्रमा जब भी सूर्य के पास होता है तो उसे आप पीड़ित मान लो। अभी याद आ रही सर आपको? मैडम आप म्यूट कर लो, अभी आपका केवल नॉइस आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी। हाँ जी सर। सर जैसे सन जो है वो 11 डिग्री पे है और मून 18 डिग्री पे है,
7 डिग्रीज का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं कह सकते इसको और कम भी नहीं कह सकते, इट्स ओके। मून खत्म है, मून खत्म है। मून तो जब भी इवन वो अगले भाव में भी कमजोरी होता है, वो मून का कंबशन से लेना देना नहीं है, मून को कंबस्ट नहीं मानते, मून तो वीक हो गई। उसका जी। रीजन ये है कि वो तो जब भी पक्षबल में जो भी अष्टमी से बाद का जो मून है आपका अमावस्या तक का वो खराबी होता है, और अमावस्या से लेकर सप्तमी तक का मून भी वीक होता है, तो पक्षबल में कमजोर हो जाएगा मून जी, बहुत जल्दी वो इंसान डिप्रेस हो जाएगा। मतलब सभी लोग डिप्रेस होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा होगा जी, और नेगेटिव तो होगा ही मेरी तरह। नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, जी सर नहीं हो गया तो ऐसा है मैडम। नेगेटिव नहीं, एक्चुअली नेगेटिव नहीं, डरपोक। हाँ डरपोक होगा, पक्का है। हाँ, नेगेटिव नहीं हूं मैं, लेकिन डरती हूँ। हाँ। अच्छा, आलो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, अंशु मैम। सर मेरा क्वेश्चन है कि तुला लगन की कुंडली हो और लग्नेश 12th हाउस में है कन्या राशि में, यानी कि लग्नेश पीड़ित हो गया और लगन में ही सूर्य बैठा है, तो सूर्य भी नहीं, जो तुला लग्न में लग्नेश 6 साइन में कैसे पीड़ित हो गया? नहीं सर 12th हाउस में है ना। 12th हाउस को केवल आप पीड़ित बोलने लग गए, फिर तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर, मतलब कन्या राशि में हो गया ना तो शुक्र। कन्या राशि में तो वीनस अच्छा होता है, उसके मित्र राशि है, खराब क्यों है? और मित्र राशि है कन्या राशि, और सूर्य लगन में हो गया, नीच का हो गया ये बोल रहे हो ना, तो जी लग्नेश जब भी 6-8-12 के अंदर कोई भी प्लेनेट नीच का होता है जी, लग्न ठीक ठाक हो तो वो आपका उचके की तरह रिजल्ट देता है। ओके। एंड सर सूर्य बैठा है लगन में, तुला राशि में, सूर्य तुला में नीच का होता है। हाँ बिल्कुल, और भी कोई और चंद्र का राहु है मिथुन राशि में, चंद्र राहु के साथ में। क्या है वो बताओ, आप स्पेसिफिक मत पूछो, आज की क्लास से रिलेटेड क्या प्रश्न? नहीं सर, जैसे आपने कहा ना कि किसी का लग्नेश और सूर्य और चंद्र तीनों ही अगर पीड़ित हो तो कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देखनी नहीं चाहिए, मतलब कर्म में चलेगा। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि एक कुंडली है जिसकी की लग्नेश 12th हाउस में है और सूर्य लगन में है तो तुला राशि में, और चंद्र राहु के साथ में है भाग्य भाव में, तो इस कुंडली को कैसे हम बोलेंगे? हाँ तो मैं बता दिया ना कि ये आपका इवन चंद्रमा अकेला भी 6-8-12 में चला जाए, राहु केतु से वो ग्रसित हो जाए और डेबिलिटेट हो जाए, तो उस व्यक्ति को दशाओं का पता ही नहीं चलेगा कैसा रिजल्ट आने वाले हैं, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, फील ही नहीं कर पाएगा वो, और वो क्योंकि उसका मन जो होगा वो पीड़ित होगा, और जब मन पीड़ित होगा तो उसको ना अच्छा फील होगा ना बुरा फील होगा, वो ऑलवेज फियर ढूंढता रहेगा हर चीज के अंदर। कुछ अच्छा भी हो रहा है तो वो ये सोचता रहेगा कि भाई इसके अंदर मेरा, जैसे सपोज वो प्रधानमंत्री भी बना दो तो वो इस चक्कर में नींद नहीं आएगी मुझे हटा नहीं दिए कहीं कल कोई प्रधानमंत्री को एंजॉय नहीं कर रहा होगा, वो इस चीज को सफर कर रहा होगा कि कल मेरे को हटा ना दे कहीं, तो ये स्थिति होती है उसके साथ। ओके। तो वो सफर नहीं भी कर रहा होता, उसकी इस तरीके की होती है कि वो अपने आप को इस तरीके से वो करेगा कि वो लगेगा उसके अंदर एक फियर होता है, और वो फियर साइकोसिस जिसे बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता रहेगा। ओके सर मैं, मेरी बात आ रही है समझ? जी बन्ना बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री राम जी। हाँ जी जी सर मेरी बारी तो नेटवर्क ही चला जाता है। चलो सर, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहती थी और आपका एक धन्यवाद भी करना चाहती थी। एक्चुअली मेरी कुंडली में भी बुध कंबस्ट है और एजुकेशन में लगभग मैं हर बार टॉप 5 में रहती थी, और बीबीए में एक एग्जाम था जिसमें सारी क्लास फेल हुई, जो मैं पास हुई थी, और मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया था कि मेरा बुध तो कंबस्ट है भी, ये चीजें क्यों हो रही हैं। वो सर किसी और में मतलब कि खराब है, वहां पे मेरे को पूरी दिक्कत है। डिग्री पर बुध आपका? सर बुध सर मेरा आई थिंक 9 डिग्री के आसपास, 7 और 9 के 9 डिग्री। सूर्य सर 26 डिग्री, सूर्य सर 26 डिग्री, कंबस्ट नहीं है फिर? 26 डिग्री सर। कंबस्ट नहीं है, कहाँ कंबस्ट है? सर लेकिन अब आप दिखा रहा है, मैं कुंडली में दिखाता है तो मुझे लगा भी शायद मेरी जैसी कुंडली बनाते हो उसमें कंबस्ट आता है। नहीं है वो, इतना ज्यादा डिफरेंस है, फिर कंबस्ट नहीं है।
ओके सर, ठीक है सर, मरकरी को ठीक है। स्पेशल कैटेगरी दी हुई है उसको, यदि वो 1 नवांश के अंदर अंदर है तभी रिजल्ट नहीं दे पाता, अदरवाइज वो रिजल्ट दे देता है। हाँ, 2 नवांश में तो ठीक हो जाता है, 2 नवांश के बाद तो, और 1 नवांश के अंदर अंदर है तभी वो पूरी तरीके से रिजल्ट देने में वो नहीं होता। मृत्यु भाग कहाँ होगा, आज नहीं होगा। ओके, उसके 20 12 11 जन हो गया तो हाथ ही खड़ा हुआ है, मृत्यु भाग कहाँ से होगा। क्वेश्चन गलत लेना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि वो सर वो टॉपिक पे तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। कंबशन से बाहर मालूम इसीलिए आ रही थी। टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ठीक है सर, वो मतलब कि कंबशन से स्पेसिफिक क्वेश्चन आने लग गए। नीलम पात्रिल मैम, नीलम मैम। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर मैं पूछना था कि अगर कोई वो हैंड डाउन कर लें प्लीज, कोई क्रैश शेड जी, कोई क्रैश शेड्यूल में स्ट्रांग है, लेकिन वैसे वो शनि मंगल से पीड़ित है, तो कैसा रिजल्ट कहेंगे हम? जैसे अभी आपने बोला ना कि लग्नेश पीड़ित है तो आपको बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। अच्छा, शेड्यूल में ठीक है। शेड्यूल का मतलब होता है उसके रिजल्ट देने की स्ट्रेंथ, और हाँ जी। एफ्लिक्टेड प्लेनेट कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अच्छा, पीड़ित है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं। पार्ट होते हैं, एक होता है कि आपका स्ट्रेंथ, हाँ। और एक होता है डिग्निटी। हाँ। स्ट्रेंथ और डिग्निटी 2 पार्ट है। स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है उसके अंदर ताकत कितनी है, और डिग्निटी ये डिसाइड करती है वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अच्छा, जो पीड़ित प्लेनेट है वो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। ओके। अब पीड़ित प्लेनेट जो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा उसको आपने ताकत दे दी, वो और खराब करेगा। तो वो ऐसी जगह जाके करेगा जहाँ पीने को पानी ना मिले। गुरु के ऊपर गुरु का गोचर कैसा रहता है? गुरु का गोचर तो सभी में अच्छा ही रहता है। अच्छा, चाहे गुरु वैसे ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम भाव वगैरह देख सकते हैं, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं वो देख सकते हैं, कई सारी चीजें देख सकते हैं, पर इन जनरल गुरु का गोचर जो होता है वो खराब नहीं माना जाता, वो आशीर्वाद देता है। इन जनरल बोल रहा हूँ, मगर स्पेसिफिक होने के लिए हमें और भी चीजें देखनी पड़ती। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतिभा चौधरी मैम, भाई जिनके क्वेश्चन हो गए वो हैंड डाउन कर लें प्लीज। और नमस्कार सर। नहीं आंसर करूंगा जिसका एक भी बार मैंने आंसर दे दिया है, क्योंकि आज ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काइंडली बियर विद मी। हाँ, प्रतिभा चौधरी मैम। सर जैसे कन्या लगन की कुंडली में मार्स अष्टमेश हुआ तो वो लगन में आ जाए, और मून सन और मरकरी ये 3rd हाउस में हो एक साथ ही, तो सर वो तो लगन भी मतलब पीड़ित कहेंगे ना। हाँ, पीड़ित है, अष्टमेश। और सर जैसे परिवर्तन योग मानेंगे यहाँ पे? परिवर्तन तो ये तो खराब ही होता है, और भी ये खराब परिवर्तन हुआ सर। 6 8 12 से जो होता है वो तो आपका दैनी योग बन जाता है जी, तो सर इसको हेल्थ इशू मतलब होंगे या किस तरीके से? मरकरी की दशा चल रही सर। हेल्थ इशू तो उसको परमानेंट ही रहने चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर, बस यही। अच्छा जी, तो लॉर्ड लगने में आ जाता है तो हेल्थ इशू तो परमानेंट ही रहते हैं। जी सर। मेघना गुप्ता मैम। मेघना गुप्ता मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सर मेरे को ये पूछना है कि अपना मून अगर 8th हाउस में हो लेकिन अपने ही राशि में हो तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब मून 8th हाउस में? हाँ जी, स्वराशि का। स्वराशि का। हाँ, वो ठीक है, उतना खराब नहीं है। लेकिन जैसे सैटर्न की भी उस पे वो आ रही है, एस्पेक्ट आ रही है, 3rd एस्पेक्ट आ रही है, तो सैटर्न की आ रही है तो वो थोड़ा पीड़ित हो गया, तो मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, आंसर ही खत्म नहीं हो रहा, मृत्यु भाग नहीं होगा। हाँ जी सर, मतलब ये जो मतलब होंगे ये अपने ज्यादा सोचते रहते होंगे, मतलब उस तरह से आएंगे। तो विष योग हो गया, वो मून पीड़ित ही रहेगा उनका। चंद्रमा मतलब वो जो क्या कहते हैं ना, बहुत जॉली नेचर नहीं होगा वो, हर चीज को जो कहते हैं ना उसका नेगेटिव एरिया ज्यादा देखते होंगे पॉजिटिव की बजाय। नहीं, नेचर तो जॉली नेचर तो है काफी, मतलब नेगेटिव एरिया इन जनरल में पर्सन के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि मैं स्पेस पे बता रहा हूँ कि यदि विषयोग जब होता है व्यक्ति के,
तो वो हाँ अंदर जी। जिसको कहते हैं ना विष योग का मतलब ये होता है अंदर ही अंदर वो होता है, परेशान होता रहता है। फर्दर उसके जो काम है लाइफ में वो थोड़ा डिले होते हैं, सारे के सारे समय पर कोई काम नहीं होते। ओके, मतलब अंदर ही अंदर परेशान रहना, मतलब आगे सामने से नहीं उसको एक्सपोज करना। इंटरनली वो पीड़ित होता है, इसीलिए इसको विष योग बोलते हैं। जहर क्या करता है, बंदे को अंदर ही अंदर मारता है, इसलिए इसका नाम विष योग है। नमस्ते। सर इसके कोई मतलब उपाय भी होते हैं अगर सपोज? आपको रियलिटी सुननी है या केवल सेटिस्फाई होना है? नहीं सर, रियलिटी सुननी है। एस्ट्रोलॉजी में उपायों के पीछे मत भागो, कोई उपाय नहीं होता किसी चीज का। अच्छा, कर्मांश पे काम करो अपने, आपके कर्म यदि ठीक है, दैट इज द ओनली रेमेडी। आपकी प्रश्न कुंडली बदल जाती है, और प्रश्न कुंडली बदलने से आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल जाती है। नहीं वो बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं सर। बस आप अपने कर्मों पे काम करो, बाकी तो आप रेमेडीज पे जो भी काम करोगे ना। नहीं जैसे अब इसको हम अगर अपने कर्मों के द्वारा ही कैसे इसको सुधार सकते हैं? सपोज 8th हाउस का मून हो गया तो 8th हाउस उसको का मून खराब नहीं होता यदि अपनी स्वय राशि में हो तो। 8th लॉर्ड का दोष नहीं होता चंद्रमा और सूर्य को, मगर शनि देख रहा है इसलिए विष योग बन रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए कर रहा है। ना ही तो मारक होता है मून, ना ही सूर्य मारक होता है। 8th लॉर्ड ये न्यूट्रल होता है, अपनी राशि में बैठ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वय राशि का 8th हाउस के अंदर चंद्रमा और मून दोनों को कोई भी वो दोष नहीं लगता, बाकी को लगता है। और तो मगर इसको शनि देख रहा है इसलिए दिक्कत है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। मल्लिका शुक्ला मैम, जिनके आंसर होगा वो लॉक कर ले। नमस्ते सर। नमस्ते सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे बुध और शुक्र अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, तो सर उनको कैसे देखेंगे, उनका फल सर? वक्री के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, जैसे अस्त भी है और वक्री भी है। ठीक है, अस्त भी है वक्री भी है, तो अस्त तो वही गए, तो वो आपको अस्त वाले तो उनके सिग्निफिकेशन के रिजल्ट मिलेंगे नहीं। वक्री में होता है कि वो जो भी आप काम करोगे, देखिए वक्री की अलग अलग थ्योरीज है, तो वो आपको इनिशियल जो भी करना पड़ेगा। वीनस वक्री का मतलब ये होता है कि आप पिछले एक तो ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल रिलेशंस, वीनस रेट्रोगेट होना, ठीक है, जरूरी नहीं है हो, मगर इंडिकेट करता है, क्योंकि देशकाल परिस्थिति के हिसाब से ना भी हो सकते हैं, मगर कोई आज़ाद किस्म का व्यक्ति है तो समझ लीजिए उसके एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं। और वीनस यदि उसका कंबस्ट हो गया तो वो मेल है, तो उसको फीमेल सुख नहीं मिलेगा, उसको गाड़ी का सुख नहीं मिलेगा, होगी गाड़ी मगर सेकंड हैंड होगी, मकान का सुख नहीं मिलेगा, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं होगा, मकान के अंदर उसको धोखा हो सकता है खरीदने में, ये सारी चीज़ें उसके साथ घटित हो सकती हैं। या होगा तो बहुत लग्जरियस मकान नहीं होगा, बड़ी मेहनत से मिलेगा, उसको आसानी से नहीं मिलेगा। पत्नी भी आसानी से मिलेगी वो भी नखरे वाली मिलेगी, और इसी तरीके से उसके एक से ज़्यादा वो हो सकते हैं। मतलब शुक्र से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनमें उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसको पूरी तरीके से सफलता भी नहीं मिलेगी शुक्र से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र कंबस्ट भी है और रेट्रो है। रेट्रो रगड़वाता है, रगड़वाने का मतलब जो प्लेनेट रेट्रो होता है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के लिए आपको रिजल्ट लेने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और आपको कोई खास सफलता नहीं मिलती। जी सर, थैंक यू सर। डेजी मैम जी नमस्कार। आंसर दे दिए थे वो अभी नहीं दूंगा, एंड डाउन कर ले, बहुत क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जी। टॉपिक से रिलेटेड रहते तो मजा आता, क्योंकि अब स्पेसिफिक क्वेश्चन आने लग गए, और स्पेसिफिक सर मत्ती बाग पढ़ा दीजिए, सर मत्ती बाग पढ़ा दीजिए, क्वेश्चन की जड़ी लग गई है। ऐसा है ना, देखो जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो उनका जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसका कोई यूज नहीं है आपके लिए, क्योंकि ना ही तो वीनस केवल कंबस्ट होके कोई रिजल्ट देता है, ना ही रेट्रो होके देता है। आपकी पूरी कुंडली पे डिसाइड होता है कि कौन से रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी एक प्लेनेट की आप स्थिति बता देते हो, उसकी राशि बता देते हो, उसकी लग्न बता देते हो, उस तरीके से बेसिकली एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जब आप ये पूछते हो कैसे रिजल्ट मिलेंगे, वो मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब पूरी कुंडली पे भी डिपेंड नहीं करता, आप मुझे पूरी कुंडली दे दोगे उससे भी 10% भी पता नहीं चलता। हमें यह भी देखना पड़ेगा किस समय की स्थिति है, आपके डिविजनल चार्ट में प्लैनेट की कौन सी स्थिति है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन से नंबर की दशा है आपकी, कौन से नंबर का ट्रांजिट चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। अकॉर्डिंगली आपकी कुंडली के मैं चलो अब भाषण दे देता हूँ 5 मिनट का, मैं आंसर नहीं करूंगा,
क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। सर मुझे टॉपिक से रिलेटेड ही पूछना था। गुरुजी मेरा नाम लिया था आपने, मैं एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ, 1 मिनट में 5 मिनट भाषण दे देता हूँ, उसके बाद हो सकता है सर की बात सुनने हो बस। तो ये भाषण सुन लीजिए कि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो या उसमें हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो एस्ट्रोलॉजी का तरीका ही नहीं है। आप जैसे बहुत पूछ रहे हैं ना, ये फलाना वहाँ पे कंबस्ट है ढिकाना, मैं जस्ट टू सेटिस्फाई यू आंसर कर रहा हूँ, मगर ये करेक्ट वे नहीं है पूछने का, क्योंकि आप सब लोग यदि एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आपकी कुंडली के 4-5 भावों के रिजल्ट आपको पूरी जिंदगी नहीं मिलते। आपकी कुंडली में 2-3 प्लेनेट आपके किसी काम के नहीं होते, ठीक है। आपके 9 प्लेनेट हैं आपकी कुंडली में, ज्यादा से ज्यादा 7 प्लेनेट आपके काम के होंगे। 2 प्लेनेट किसी की कुंडली में किसी भी काम के नहीं होते। अब वो जो प्लेनेट काम का ही नहीं है, वो चाहे आपका कंबस्ट हो, चाहे वो उचका हो, चाहे जहां मर्जी बैठा हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसको स्पेसिफिक आप किसी से भी मत क्वेश्चन पूछा करो, ये कहेगा कि ये मेरा वहां बैठा है, वहां कंबस्ट है। आप क्या करते हो, अपनी कुंडली देख लेते हो, अपनी कुंडली में आपने देख लिया है तो कंबस्ट बैठा हुआ है, बस अब उसी की चिंता खाए रहती है, तो कंबस्ट बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, 7वें भाव में बैठा हुआ है। हमारी जो दशाएं आती हैं जिंदगी में, 7 से ज्यादा ग्रहों की बहुत कम लोगों की लाइफ में आती हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहों की आएंगी। यदि किसी का जन्म बाय द वे हो गया राहु की दशा में शुरुआत, तो उसकी शुक्र की दशा तक भी मुश्किल आएगी, क्योंकि राहु 18 साल की चलेगी, इसके बाद उसकी जुपिटर की 16 साल की चलेगी, 34 हो गया, फिर 19 की उसकी शनि की चलेगी, 53 हो गया, फिर 17 उसकी चलेगी, बुध की 70 साल हो गया। बस 4 दशाओं में उसकी जिंदगी गुजर जाएगी, बाकी 5 प्लैनेट उसके किसी काम के नहीं। तो इन जनरल आप इतना उसको वरी मत हुआ करो कौन सा प्लैनेट क्या कर रहा है। जी बोलिए डेजी मैम। जी गुरुजी मेरा प्रश्न वो कंबस या सूर्य और शनि वाला आपका जो था आंसर, उसी के रिगार्डिंग है। आपने ये बताया था कि सूर्य के साथ अगर शुक्र कंबस्ट हो जाता है तो उसको हमने षोडश वर्गीय कुंडलियों में चेक करना है, कौन कौन सी षोडश वर्गीय कुंडलियों में है। अगर नवम में होता है तो पति पत्नी के हिसाब से देखना है, मैरिड लाइफ के हिसाब से देखना है। अगर D3 में, D7 में और मेन जो D30 है, इनमें अगर एक ही भाव में सूर्य और शुक्र आ जाते हैं। D30 किसी के लिए नहीं देखते, वो अलग चीज है। बाकी अच्छा जी, जो हम रिश्तों के लिए देखते हैं, D12 देखना है, D12 में है तो वो पेरेंट्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम करेगा। D10 जी कैसे देखें, यही तो प्रश्न है गुरुजी। जैसे D3 में है या D7 में, तो उसको देखना कैसे? शुक्र और सूर्य आ गए एक ही भाव में। शुक्र की जब भी दशा आ रही होगी भाई तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नहीं रिजल्ट दे सकता ना, क्योंकि कंबस्ट और D10 में भी हाँ जी, के साथ है, तो उसको और D10 में भी कंबस्ट मानो। हाँ, और D3 में जैसे छोटे भाई बहन का होता है D3, तो उसके नहीं रिजल्ट नहीं, छोटे बहन भाई नहीं मिलेंगे या उनसे रिलेटेड आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। D3 और बहुत चीजों के लिए देखा जाता है, छोटे बहन भाई तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ जी हाँ जी। अभी इसी तरह D7 में आ जाए तो संतान से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उनकी दशाओं में, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये कहिए। यही कहना। ठीक है गुरु, ठीक, धन्यवाद। हेमा मैम। हाँ सर, जो अभी आज आपने पढ़ाया ना कि जिस भाव में ग्रह युद्ध में हो, उस भाव के से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में कमी आती है, या तो ऐसी जिस भाव में ग्रह अस्त हो तो उसमें भी यही काम, यही प्लेनेट अस्त होता है। वो लड़ाई तो 2 लोगों में हो रही है, प्लेनेट वो तो प्लेनेट अस्त होता है, तो उसके सिग्निफिकेशंस का जो नियम है वो मैंने अभी बता दिया कि वो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट से रिलेटेड रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिसमें वो सूर्य के साथ युति में है। अच्छा, ग्रह युद्ध में तो भाव के वो लग रहा है तो एक छीनेगा, 1-2 जनों में लड़ाई हो रही है, तो जो हार जाएगा उससे वो चीज चली जाएगी जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, और जीत जाएगा उससे मिल जाएगी। ठीक है सर। सर दूसरी बात ये कि जब आपने कहा ना ये पार्टनरशिप में जब कोई लॉस होता है तो हम 12वें भाव से देखते हैं, तो 7th हाउस का 12वां देखेंगे या लगन का 12वां देखेंगे? नहीं, इन जनरल 12th हाउस लॉस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मैंने ये कहा था कि पार्टनरशिप में भी तो लॉस हो सकता है। 12वां भाव में यदि आपकी वो हो रही है, आपकी वॉर हो रही है, तो वो आपका इनहेरिटेंस, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है, इस तरीके से बताया था मैंने आपको। अच्छा, मैं सोच रही थी शायद 7 से हम 12th देखेंगे। हस्बैंड वाइफ हो गया, जुपिटर वीनस, तो 12th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में
झगड़ा होगा उनमें। 12th हाउस से रिलेटेड जो हस्बैंड वाइफ का सिग्निफिकेशन होते हैं वो समझ लीजिए, उससे रिलेटेड दोनों में बनेगी। थैंक यू सर। गुरुजी फिर इसमें हमने जैसे D3 का कोई भाव भी चेक करना है कि D3 में सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं तो कौन से भाव में, ये भी चेक करना है? नहीं, आप ये मान के चलिए कि शुक्र की दशा में क्योंकि वो कंबस्ट है तो थर्ड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बस इतना ही देखना है, मतलब वो D3 में कहाँ बैठा ये कंसीडर नहीं करना। वो इन जनरल हम कंबशन को चेक कर रहे हैं ना, बाकी तो आपने हाँ नॉर्मल जी। एनालिसिस करना ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखना ही है, मतलब भाव में कौन से भाव में बैठे हैं, अष्टम में या छठे या पांचवे में, वो भी चेक करना है साथ में। फिर दृष्टियां भी चेक करनी है, प्रॉपर करना है ना उसमें, तो फिर दृष्टियां वगैरह भी चेक करनी है। चार्ट जैसे करते हो वो करिए, मैं तो वैसे ही करना है, बाकी तो वैसे ही करना है। ठीक, हाँ ठीक, ठीक है गुरु। कविता चावला सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं, अब ये बोरिंग हो चुकी है क्लास जी। सर जो मैं पढ़ाना चाहता था वो पढ़ाई नहीं की। सर मतलब हमको ऐप नहीं है सर, हमारे पास कौन होता है तो हमको नहीं देख पा रहे, तो उसका कितने % इफेक्ट करेगा कुंडली पे? मैडम ऐसा है कि ऐप नहीं है तो जो देख पा रहे हो उसे देखिए। मतलब आप प्रेडिक्शन बहुत सारे चीज़ों से दे सकते हो, उतना माइन्यूटली जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाता। प्लेनेटरी वॉर आती कितने लोगों को है, ये तो मैंने आपको एक टॉपिक समझाया है, यदि आप यूटिलाइज करना चाहें तो, वरना तो प्लेनेटरी वॉर तो जो पढ़ाते हैं उन्हें नहीं आती ज्यादातर लोगों को। हाँ, वो कंसेप्ट उल्टा क्लियर कर दिया आपने कि जो हमने मेरा काम केवल यही है, आप यूटिलाइजेशन तो आप देखिए कितना आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हाँ सर, हम तो वही पढ़ते थे जी सर, 13 2 डिग्री के अंदर अंदर है तो प्लेनेटरी वार है, यही पढ़ा था सर। सारे एंड कर दें क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू। कोकिला मैम आपको, विजयलक्ष्मी मैम आपका हैंड रेज है काफी देर से, और कोई मत हैंड रेज करना। हाँ विजयलक्ष्मी मैम, विजयलक्ष्मी मैम नहीं है। हाँ कोकिला मैम आप पूछिए। जी सर, ये जो कंबस्टेड प्लैनेट है ये कोई एक पर्टिकुलर एज के बाद नॉर्मल हो जाता है क्या? वो प्लैनेट की एज निकल जाती है जब तक, ऐसा भी सुना था कुछ, ऐसा नहीं है? ऐसा है कि ये तो बहुत सारी थ्योरी चलती है प्लैनेट की क्या एज होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी डालती है, तो ऐसा तो उसकी एज होगी जब कंबस्ट नहीं रहेगा तो प्लैनेट भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसकी और सर जो तो असर डालेगा, वैसे क्या डालेगा जी, और सर ये डिग्री वाइज ही हम कंबस्टन देखेंगे ना, डिग्री डिफरेंस में है तभी कंबस्टेड है, नहीं तो नहीं है। डिग्री होती है तभी कंबस्ट है, अदरवाइज नहीं है। और मरकरी 18 डिग्री दूर है, कोई असर नहीं है सन के साथ, उनके जिसके चार्ट में है एजुकेशन एंड ऑल में सब कुछ परफेक्ट गई है, तो वो कंबस्टेड है ही नहीं। 18 डिग्री डिफरेंस पे होता ही नहीं है। ठीक है सर, दूसरी चीज आप बोले थे ना कि जिसके चार्ट में वो तीनों चीजें खराब है वो फिर कर्मास पे, तो मतलब प्रेजेंट के कर्मास अगर अच्छे चलेंगे अपने कर्मों से वो उस कुंडली को ठीक कर सकता है बंदा। जो आपके जन्म के समय के बेस पर कुंडली बनती है, पिछली